खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आप सबके समक्ष जिस फिल्म की कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है जुगनू। 1973 ईस्वी में यह फिल्म रूपहले पर्दे पर आई थी और इसका निर्देशन किया था प्रमोद चक्रवर्ती ने। इस फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका में थे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, जबकि खलनायक की भूमिका में अजीत और प्रेम चोपड़ा थे। वहीं इस फिल्म में प्राण, महमूद, नासिर रैन आदि ने चरित्र अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। यह फिल्म एक ऐसे चोर के इर्द गिर्द घूमता है जो चोरी में महारत हासिल किए हुए रहता है और किसी भी जगह से किसी भी सामान की चोरी कर लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसके बावजूद वह एक बड़ा देशभक्त है और देश को तबाह करने वाले शक्तियों पर नियंत्रण रखने का हमेशा प्रयास करता है। इस फिल्म का एक संवाद बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। बाप के नाम का सहारा कमज़ोर लोग लेते हैं। यह फिल्म अपने नृत्य और संगीत के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। मैं इस फिल्म की प्रमुख गानों की कुछ पंक्तियों को आपके लिए गुनगुनाता हूँ। चले आना पिया पीपल तले मुलाकात को, जब बागों में जुगनू चमके आधी रात को। जाने क्या पिलाया तूने बड़ा मजा आ, जाने क्या पिलाया तूने बड़ा मजा आया। झूम उठी रे मैं मस्तानी दीवानी, जाने क्या पिलाया तूने बड़ा मजा आया। मेरी पायलिया गीत तेरे गाए, मेरे पायलिया गीत तेरे गाए। चलूं मैं छम छम के घुंघरू बिखर जाए, मेरी पायलिया गीत तेरे गाए। गिर गया झुमका गिरने दो, खो गई मुंदरी खोने दो, उड़ गई चुनरी उड़ने दो। काहे का डर है बाली उम्र है, छोड़ो बहाना ना ना। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे। बच्चे जग के उजियारे रे, दीप दिवाली के झूठे, रात जले दिन में टूटे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे। प्यार के इस खेल में 2 दिनों के मेल में, तेरा पीछा न छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना भेज दे चाहे जेल में। 2 दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म जुगनू की पूरी कहानी। फिल्म जुगनू की कहानी की शुरुआत श्याम, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है, के द्वारा रेल को रोकने के लिए बम लगाने से शुरू होती है। रेल रोको अभियान में हिस्सा लेने के बाद जब श्याम घर आता है तो उसके पिता, जिसकी भूमिका नासिर हुसैन ने निभाई है, उसे डांटते हुए कहते हैं कि उसे तो अंग्रेज़ों का वफादार होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुझे राय बहादुर की पदवी दी है। लेकिन वह इसके विरुद्ध काम कर रहा है, वह अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध बगावत करता है। इस पर श्याम कहता है कि आपको अगर अंग्रेज़ों की दी हुई राय बहादुर की यह पदवी प्यारी है तो मुझे अपने देश का सम्मान प्यारा है।
इस पर श्याम के पिता कहते हैं कि उसके घर में किसी बागी के लिए कोई जगह नहीं है, भले ही वह उसका बेटा ही क्यों न हो। तब श्याम यह कहते हुए कि बाप की ताकत का सहारा कमज़ोर लोग लेते हैं, अपने पिता का घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। पिता के घर से निकलकर श्याम अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगता है। एक दिन पुलिस उसे देश विरोधी गतिविधियों में संलिग्न रहने के आरोप पर गिरफ्तार करने आती है। तब इसकी पत्नी इसे प्रणाम करने की बात करते हुए इसे प्रणाम करने के लिए झुकती है। श्याम का चरण स्पर्श कर जब वह खड़ी हो रही होती है तो पुलिस इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर छीनने का प्रयास करती है, जो श्याम की तरफ तनी हुई थी। जैसे ही इस झड़प में रिवॉल्वर की नली श्याम की तरफ से अलग होती है, वैसे ही श्याम पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। श्याम के भाग जाने के बाद पुलिस श्याम की पत्नी को प्रताड़ित कर श्याम के ठिकाने का पता पूछता है। पत्नी द्वारा पता नहीं बताने पर पुलिस उसे और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगती है। तभी एक दिन पुलिस का जासूस उसे बताता है कि श्याम जिस मोटरसाइकिल से भागा था वह मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ पड़ा हुआ है और श्याम का कोई अता पता नहीं है। इस पर उसकी पत्नी पार्वती रोने बिलखने लगती है। श्याम की पत्नी पार्वती मेहनत मजदूरी करके बड़ी कठिनाई से अपने बच्चे का लालन पालन करती है। एक दिन जब वह बच्चा स्कूल से आता है तो अपनी माँ को बताता है कि उसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारे पुरस्कार मिलने वाले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति की बात सुनकर उसकी माँ कहीं यादों में खो जाती है। वह अपने बेटे को बताती है कि देश को स्वतंत्र कराने में उसके पिता की बड़ी भूमिका थी, लेकिन इस क्रम में वह कहाँ चले गए इसका कोई अता पता अब तक नहीं चल पाया है। विभाजन के बाद मजबूरी में तुम्हें लेकर मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं तुम्हें यहाँ लाकर पाल पोस रही हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस बच्चा को पुरस्कार देने का काम श्याम के पिता यानी बच्चे का खुद का दादा जो राय बहादुर है वही करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। स्कूल के शिक्षक उस बच्चे की बड़ी प्रशंसा करते हैं। पुरस्कार वितरित कर जब राय बहादुर अपने घर लौट रहे होते हैं तो वह अपने मुंशी से कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मुझे कुछ नहीं मिला। अपनी थोड़ी सी जिद की वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। आज मेरा कोई वारिस नहीं है। श्याम का अगर बेटा होता तो आज वह भी इस प्रतिभावान बालक के इतना ही बड़ा होता। तभी उस बच्चे के द्वारा कही गई यह बात उसे श्याम का एहसास करा देता है कि बाप का सहारा कमज़ोर लोग ही लेते हैं। एक दिन वह बच्चा स्कूल से घर लौटकर माँ माँ की आवाज़ करते हुए अपनी माँ को घर में ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं मिलती है। उसकी माँ किसी के यहाँ काम करके वापस घर आ रही है। तभी रास्ते में सेठ घनश्याम दास, जिसकी भूमिका सुजीत कुमार ने निभाई है, उसे मिल जाता है। हाथ में राइफल लिए घोड़े की सवारी कर रहा सेठ घनश्याम दास उसके पास आकर कहता है कि आज दिन भर शिकार ढूंढता रहा लेकिन शिकार नहीं मिला। फिर वह उसके संग ज़बरदस्ती कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास करने लगता है। अपनी माँ के साथ सेठ घनश्याम दास को जब ज़बरदस्ती करते हुए वह बच्चा देखता है तो उसकी ही राइफल छीनकर उसकी पिटाई शुरू कर देता है। वह बच्चा उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे छुड़ा देती है। उसे लेकर जब वह घर की तरफ आ रही होती है तभी सेठ घनश्याम दास राइफल को उठाकर बच्चों को निशाना कर गोली चला देता है। तब बच्चे की माँ सामने आकर खुद गोली खाकर मर जाती है, लेकिन बच्चों की जान बचा लेती है। माँ की मृत्यु से गुस्साकर वह बच्चा सेठ घनश्याम दास के लकड़ी के मिल में जाता है और वहाँ मौजूद वाट उठाकर सेठ घनश्याम दास के सिर पर प्रहार कर उसकी भी जान ले लेता है। फिर वह वहाँ उसके बंधे हुए घोड़े को खोलकर उस पर बैठकर कहीं फरार हो जाता है ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सके। श्याम के पिता का मुनीम इस स्थिति में सिर्फ लाभ ही लाभ देखता है, इसलिए वह इन सब की संपत्ति हड़पने का एक चाल चलता है। वह रमेश नाम के एक युवक को, जिसके बड़े होने पर भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई है, उसे लेकर श्याम के पिता के पास आता है और उसे उसका पोता बताता है। रमेश भी इस दुनिया में अपना कोई नहीं होने की बात कहकर राय बहादुर को भावुक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माँ की हत्या का प्रतिशोध लेने के पश्चात उसका बेटा अशोक, जिसकी भूमिका धर्मेंद्र ने निभाई है, वह और जो घोड़े पर चढ़कर पुलिस की डर से फरार हुआ था, वह बदमाश जुगनू बन जाता है। और इसमें उसका साथी महेश, जिसकी भूमिका महमूद ने निभाई है, वह मदद करता है। घोड़े को रेलगाड़ी के समानांतर दौड़ाते हुए वह एक विशेष बोगी में चढ़ने का प्रयास करते हुए अंत में इसमें सफल हो जाता है। इस बोगी में शीला, जिसकी भूमिका जयश्री टी ने निभाई है,
वह एक अन्य तस्कर के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के हाथ हीरा देकर उसे रुपये लेने की योजना पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। गुलाबचंद शीला से ठीक 12 बजे हीरा के तस्कर के आने की बात बताता है। शीला के द्वारा उसके पहचान पूछे जाने पर वह उसके पास एक लाल गुलाब होने की बात करता है। 12 बजे के आसपास वे दोनों उस अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के आने का इंतजार ही कर रहे होते हैं कि उससे ठीक 5 मिनट पहले श्याम का बेटा अशोक उस कंपार्टमेंट में पहुंचकर खुद को लाल गुलाब बताता है और प्रमाण मांगने पर शीला को एक लाल गुलाब थमा देता है। वह शीला के पास रखी हीरे को देखकर उसका दाम पूछता है। शीला इसकी कीमत 5 लाख रुपया बताती है। अशोक अभी उसे उड़ा लेने पर विचार ही कर रहा था कि तभी वहां पर असली लाल गुलाब आ जाता है और वह अपने प्रमाण के रूप में हीरा की खरीदारी के लिए पहले से तयशुदा राशि 5 लाख रुपया से भरा एक अटैची उसे दे देता है। इस पर शीला जुगनू से दोबारा उसके बारे में सवाल करती है। तभी वह विदेशी तस्कर हाथ में बंदूक निकालकर जुगनू यानी अशोक पर तानकर उसे मरने के लिए तैयार रहने की बात करता है। इस पर जुगनू शीला से नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगता है। नमाज पढ़ने के दौरान जब वह सर झुकाता है और फिर ऊपर उठकर खड़ा हो रहा होता है, तब इस बीच वह अपने पॉकेट में छिपाई पिस्तौल निकालकर दनादन फायर कर उस विदेशी तस्कर को मार देता है और हीरा तथा नोटों से भरा ब्रीफकेस दोनों को लेकर चलती ट्रेन से नीचे छलांग लगा देता है। यहाँ कार लेकर उसका साथी महेश उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर दोनों वहाँ से कार में बैठकर रफूचक्कर हो जाते हैं। हीरो और रुपयों से भरी अटैची को लेकर अशोक के भाग जाने के बाद शीला और गुलाबचंद उस गाड़ी का नंबर और अशोक का हुलिया पुलिस को बता देता है। पुलिस अशोक की गाड़ी का पीछा करती है, लेकिन इस बीच अशोक रास्ते में ही एक झाड़ी वाले टर्निंग पर इस तरह से गाड़ी से हीरा और अटैची लेकर उतर जाता है कि पुलिस को उसके उतर जाने का पता ही नहीं चलता है और महेश गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए चला जाता है। पुलिस उसके झांसे में आकर उसे पकड़ने के लिए अन्य पुलिस थाने को सूचित कर देती है। एक चौराहे पर चारों तरफ पुलिस के आ जाने से महेश कार को रोक देता है। पुलिस जब तलाशी लेने के लिए डिक्की खुलवाती है तो उसमें एक बंदर बैठा हुआ मिलता है। इसे देखकर पुलिस झेप जाती है और उसकी गाड़ी को छोड़ देती है। कार से उतरकर अशोक यानी जुगनू हीरा और रुपयों से भरी अटैची को लेकर जा रहा होता है। तभी उसे दनादन फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसे पुलिस की पहुंचने की आशंका होती है और वह चौकस हो जाता है। हीरा और रुपयों से भरी अटैची को एक लाल रंग की कार में रखकर वह सशंकित नज़रों से चारों तरफ देखने लगता है। तभी सीमा, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है, उसे अपने सहेलियों के साथ गोली चलाने का अभ्यास करते हुए पाता है। सीमा के इस कर्तव्य को देखकर अशोक उस पर मोहित हो जाता है और उसके पास जाकर आई लव यू कहता है, जो सीमा ने अपनी गोली से अपने टारगेट पर बने दिल के ऊपर लिखा है। जब सीमा अशोक के इस बर्ताव पर उसे बदतमीज कहती है तो वह उसे इसके ही द्वारा अभी कुछ ही समय पूर्व गोली से टारगेट पर बने दिल के ऊपर आई लव यू वाक्य लिखे हुए होने को दिखाते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होता तो मैं आपको बदसूरत कहता, आपकी निंदा करता। इस पर सीमा उसे धमकाते हुए कहती है कि गोली का निशाना तो आपने देख ही लिया, सीधे दिल पर लगेगी। तब अशोक कहता है कि मेरा दिल आपका बोतल नहीं जिस पर आप निशाना लगा रही थी, यह मेरा दिल है जो बिना गोली के ही घायल हो गया है। तब सीमा उसे डराने के लिए ठीक उसके माथे के नज़दीक से होते हुए हवाई फायर कर उसे चमका देती है और जब वह पत्थर उठाकर इसकी तरफ फेंकना चाहता है तो जिस पत्थर को वह उठाना चाहता है, सीमा उस पत्थर के पास गोली चलाकर उसे ऐसा करने से रोक देती है। तब अशोक अपने रिवॉल्वर से सीमा के पहने हुए टोप को उड़ा देता है और अपने रिवॉल्वर से चली गोलियों की मदद से उसे हवा में ही तब तक उड़ाए रखता है जब तक कि सीमा उसकी तरफ देखने नहीं लगती है। फिर वह गोलियों की मदद से ही उस टोप को सीमा के माथे पर रख देता है। तब सीमा चलते हुए वहाँ से उसकी लाल रंग की कार, जिसमें उसने रुपये और हीरे छुपाए हैं, उसे लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। इधर सीमा की सहेलियाँ अशोक के निशानेबाजी की प्रशंसा कर रही होती है। सीमा को अपनी कार ले जाते देख अशोक का होश फाख्ता हो जाता है, क्योंकि उस गाड़ी में इसने लूटे हुए रुपया और हीरा छिपा रखा था। फिर वह जल्दी से महेश की मदद से उसकी कार का पीछा करता है, लेकिन तब तक सीमा उस कार को अपने चाचा जो आईजी हैं उसके पोर्टिको में रख देती है और गार्ड से उस कार में रखे सामान को अपने कक्ष में पहुंचाने के लिए कहती है। सीमा जब अपने घर प्रवेश करती है तो उन्हें
अपने मातहत पुलिस अधिकारियों को यह कहकर डांटते हुए पाती है कि एक ही व्यक्ति लगातार लूटपाट का धंधा कर रहा है और पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इस पर सीमा कहती है कि वह अपराधी अकेला ही दिन के उजाले में अपराध कर सारे पुलिस के सामने अंधेरा फैला दे रहा है। तब उसके चाचा आईजी उसे सिर्फ अपने काम से मतलब रखने की बात कहकर झिड़क देता है, जिससे वह अपने कक्ष में चली जाती है। इधर अशोक और महेश अपनी गाड़ी और उसमें रखे हीरे और रुपयों से भरे अटैची को वापस लेने की योजना बनाते हुए आईजी के कोठी के आसपास मंडराने लगता है। इस बीच महेश आईजी के बंगले की बिजली का मेन स्विच कट ऑफ कर देता है, जिससे वहाँ चारों तरफ अंधेरा और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सीमा एक इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन कर बुलाती है। सीमा के फ़ोन करने की आवाज़ सुनकर अशोक एक पंजाबी इलेक्ट्रिशियन का वेश धारण कर आईजी के मकान में आता है। हालांकि सीमा का फ़ोन करने की आवाज़ के तुरंत बाद जैसे ही अशोक वहां आता है, आईजी को उस पर संदेह होता है कि वह इतनी जल्दी कैसे आ गया। इस पर अशोक बगल में ही काम करने की बात करते हुए अपने ऑफिस से आईजी ऑफिस की गिरी हुई बिजली को ठीक करने का आदेश आने की बात बताकर आईजी साहब को भरोसे में ले लेता है। फिर वह बातों ही बातों में पता कर लेता है कि सीमा किस कमरे में रहती है और फिर इधर उधर गलतियां ढूंढते हुए सीधे सीमा के कमरे में प्रवेश कर उसकी प्रशंसा का बोल बोलने लगता है। मसलन कि वह एक अच्छी डांसर है, वह एक अच्छे निशानेबाज है आदि। तब सीमा झल्ला कर उसे जल्दी से अपने काम पर लगने की बात करती है। हालांकि इन सब बातों के दौरान वह वहाँ अपने उस ब्रीफकेस की तलाश कर रहा होता है जिसमें हीरे और रुपये भरे हुए हैं। जैसे ही वह ब्रीफकेस उसे मिलता है, वह अपने साथ लाए उसी रंग के दूसरे ब्रीफकेस को वहाँ छोड़कर इस हीरे और नोटों से भरे ब्रीफकेस को लेकर वापस जाने लगता है। वहाँ जाने से पूर्व वह महेश को इशारा कर देता है, जिसे पाकर महेश मेन स्विच ऑन कर देता है, जिससे पूरे आईजी आवास में बिजली बहाल हो जाती है। अशोक के हाथों में एक ब्रीफकेस देख पुलिस को उस पर संदेह होता है और वह ऐसा ही ब्रीफकेस ट्रेन लूट कांड के अपराधी के पास होने की बात करते हुए उसका ब्रीफकेस ले लेता है। हालांकि आईजी इलेक्ट्रिशियन बने अशोक को वह ब्रीफकेस वापस दिला देता है। पोल खुलते खुलते रह जाने से प्रसन्न अशोक उस ब्रीफकेस को लेकर तेजी से वहां से निकल जाता है। इधर आईजी साहब उस पुलिस से कहता है कि इस तरह से बोलकर अपने घर में किसी की तलाशी नहीं ली जाती है। तभी सीमा उस ब्रीफकेस को, जिसे अशोक ने वहां जानबूझकर छोड़ दिया था, उसे लाकर अपने पिता को दिखाती है। पुलिस जब उसे खोलती है तो उसमें जुगनू की तस्वीर और जुगनू लिखा हुआ पाती है। अशोक जब हीरों और नोटों से भरी अटैची को लेकर आईजी आवास से वापस आ जाता है तो अपने स्कूल के बच्चों के साथ गाना गाते हुए खूब खुशियां मनाता है। फिर वह अपने माँ पार्वती की मूर्ति, जिसे उसने अपने घर में बनवा रखा है, उसके समक्ष नतमस्तक होकर उसकी यादों में खो जाते हुए कहता है, माँ तुम पिताजी के नहीं होने को लेकर मुझे पालते वक्त अक्सर भावुक हो जाया करती थी, लेकिन आज अगर तुम जीवित रहती तो इन बच्चों की खुशियाँ को देखकर काफ़ी खुश होती, जो बिना माँ बाप के हैं और जिसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे आशीर्वाद से मैं निभा रहा हूँ। वहीं राय बहादुर के यहाँ मुनीब जी के षड्यंत्र से राय बहादुर साहब की सारी संपत्ति हड़पने के लिए रह रहा रमेश दारू पीकर अपने पिता श्याम की तस्वीर के समक्ष उल्टी सीधी बातें कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर भारत माता को याद करने की जगह वह एक बेस्या मुन्ना बाई, जिसकी कोठी पर वह अक्सर जाता है, उसका गुण गा रहा होता है। तब राय बहादुर साहब वहां आकर रमेश, जिसे वह अपना पोता मानते हैं, यह कहते हुए विफर जाते हैं कि इसके सामने तो मैं भी कुछ नहीं बोलता था और तुम में जब कोई काबिलियत नहीं है फिर भी उसकी तस्वीर के सामने ऐसी फालतू बातें कर रहे हो। इस पर रमेश कहता है कि आप दारू नहीं पीते हैं इसलिए आप उनसे कुछ नहीं बोल पाते थे, लीजिए दारू पीजिए, आपको भी बोलने की हिम्मत आ जाएगी। इससे क्रोधित होकर राय बहादुर रमेश को एक जोरदार चटा रसीद कर देते हैं। तब मुनीम जी वहां आकर रमेश को ऊपर ले जाता है और रास्ते में समझाता है कि उसकी ऐसी हरकत से उसकी पोल खुलने का खतरा है और अगर पोल खुल गई या गुस्सा कर राय बहादुर साहब ने उसे बाहर कर दिया तो चंद दिनों में उनके मरने के बाद जो संपत्ति तुम्हारे होने वाली है वह हाथों से चली जाएगी। इस पर वह मुनीम जी को चाचा शब्द से संबोधित करते हुए कहता है कि लेकिन इसमें तो आधा हिस्सा आपका ही है। तभी सीमा अपने चाचा आईजी के साथ राय बहादुर के बंगले में आ जाती है और रमेश को ढूंढने लगती है। उधर रमेश ऊपर नशे में कुछ से कुछ बड़बड़ा रहा होता है। मुनीम जी उसे शांत करने के लिए सबके सामने उसकी पोल खुलने का डर दिखाता है। इस बीच रमेश शराब की नशा में गिर पड़ता है। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर सीमा ऊपर आने लगती है, लेकिन मुनीम जी बड़ी ही चालाकी से खुद के गिरने की बात बताकर सीमा को वापस राय बहादुर के पास ला देता है।
तब सीमा राय बहादुर से कहती है कि रमेश की हरकतें ऐसी है कि वह कहीं से भी नहीं लगता है कि आपका पोता रहे। फिर वह अपने चाचा के साथ दूसरी जगह जाने की बात कर वहाँ से चली जाती है। एक दिन रमेश एक कैसीनो में बैठा हुआ जुआ खेल रहा होता है। वहाँ शराब परोसने वाली बार बाला की मदद से रंग बनाने वाले कार्ड की जानकारी लेकर ब्लाइंड चाल चलकर जब एक भारी भरकम रकम जीत कर वहाँ से भागने वाला होता है, तभी अशोक वहाँ आ जाता है और उस दांव पर पड़े उसके द्वारा जीते रुपये उठाने से उसे रोक देता है। इस पर जब रमेश उसके बारे में सवाल करता है तो वह कहता है कि वह धोखेबाजों का दुश्मन है। तब रमेश उसे सबूत मांगता है। अशोक अपने साथ लाई छड़ी को पीछे महेश की तरफ उछाल देता है और महेश उस बार वाला को वापस जाकर शराब परोसने के लिए भेज देता है। यहाँ आकर वह अशोक को शराब देने लगती है तो अशोक उसे नहीं बल्कि रमेश को शराब देने की बात करते हुए उसके कपड़े में छुपाए हुए रंग भरे असली कार्ड निकाल कर सबको दिखा देता है। फिर सब उस धोखेबाज रमेश के साथ आगे जुआ नहीं खेलने की बात करता है, लेकिन इस बात को अनसुना करते हुए रमेश सारे पैसे को अपने कब्जे में लेकर वहाँ से जाना चाहता है। तब उसे यह कहते हुए रोक देता है कि यह पैसा सबों में बटेगा। इसके बाद रमेश अपने अड्डे पर आ जाता है और जॉनी नाम के कैशियर से 3000 रुपया उधार देने की बात करता है। इस पर जॉनी कहता है कि तुमने पहले ही से बहुत सारे रुपये उधार ले लिए हैं और ऐसे में वह बॉस के आदेश पर अब उसे एक भी रुपया नहीं दे सकता। तभी वहाँ मौजूद एक अन्य अपराधी उससे कहता है कि 3000 क्या तुम्हें 3 लाख रुपये मिल सकते हैं और वह भी तुम्हें वापस नहीं करना होगा। फिर वह रमेश से विभिन्न शहरों में हाल में बनने वाले सैन्य ठिकानों के फाउंडेशन का नक्शा लाकर उसे देने के लिए कहता है। इस पर जब रमेश किसी के शक होने की बात करता है तब वह अपराधी उससे कहता है कि जिसके साथ पुलिस आईजी की भांजी हो उस पर कौन शक कर सकता है। इधर रमेश और अन्य अपराधियों के साथ हो रही बात को सुनकर महेश सारी बातों की जानकारी अशोक को दे देता है कि ये लोग देशद्रोही है और देश को कमज़ोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उधर रमेश कैमरा लेकर हेलीकॉप्टर से उन सारे जगहों की तस्वीर खींचने के लिए चला जाता है। किसी को कोई शक नहीं हो इसलिए विभिन्न सैन्य ठिकानों की फोटोग्राफी करने के लिए निकलते वक्त रमेश हेलीकॉप्टर पर अपने साथ सीमा को भी बिठा लेता है। वहीं महेश से इन सारी बातों की जानकारी मिलने के बाद अशोक भी एक हवाई जहाज से उसका पीछा करता है और सीमा के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने वाला गीत गाता है। अपना काम पूरा कर रमेश सीमा के साथ एरोड्रम पर उतरकर जब उस कैमरे को लेकर निकल रहा होता है तभी महेश से टकरा जाता है, जिससे दोनों के कैमरे की अदला बदली हो जाती है। रमेश इस बदले हुए कैमरे को ही अपना वास्तविक कैमरा समझकर उसे अपराधी मित्र को दे आता है जिसने उसे यह काम सौंपा था। इसके बाद वह ब्रीफकेस में तस्करी का सामान लेकर दूसरे अभियान के लिए निकलता है। बीच रास्ते में महेश हवलदार का रूप धारण कर दर्जनों गधों को लेकर सड़क जाम किए हुए मिलता है। पहले तो वह हॉर्न बजाकर गधों को हटाने का इशारा करता है, लेकिन इस पर नहीं सुनने पर वह कुछ रुपये महेश को देने का प्रयास करता है। फिर भी जब महेश रमेश की बात को ठुकरा देता है और बैग की जांच पर अड़ा रहता है तब रमेश अपने जीप को वापस मोड़कर उस तस्करी के सामान वाले अटैची को लेकर वहां से भागने लगता है। उसे भागते देख अशोक, जो कि जुगनू के नाम से डाका डालता है, रमेश का पीछा कर उससे तस्करी का सामान वाला वह अटैची ले लेता है। उस अटैची को फिर से पाने के उद्देश्य से रमेश अपने होने वाले रिश्तेदार आईजी साहब के पास जाता है और अपने एक दोस्त की अटैची खो जाने की रपट लिखाता है। इस पर आईजी साहब यह कहते हैं कि कहीं जुगनू तो ब्रीफकेस छीन कर नहीं ले गया। इस बात पर जब रमेश पूछता है कौन जुगनू, तब आईजी साहब यह बताते हैं कि जुगनू जो एक डाकू है वह इन दिनों देश प्रेमी हो गया है। उसने एक कमरे में देशद्रोहियों द्वारा खींचे तस्वीर और उसके रिपोर्ट्स भेजे हैं। अब थोड़ी देर पहले वहाँ अशोक भी जुगनू के इस बर्ताव को लेकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है कि कल का डाकू और आज का देश प्रेमी। अभी रमेश उस कैमरे को जिसकी वह रपट लिखाने आया है वहाँ सामने देखता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। तभी अपनी सहेलियों के संग सीमा वहाँ आ जाती है। वह सैनिक कल्याण के लिए कुछ चंदा इकट्ठे करने की बात करते हुए अपने चाचा से कुछ लोगों को दान देने की अनुशंसा करने की बात करती है। इस पर उसके चाचा आईजी साहब यह कहकर इसे करने से मना कर देते हैं कि इससे लोग समझेंगे कि मैं अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हूँ। तब सीमा वहाँ मौजूद रमेश से इस फंड में दान देने के लिए कहती है। इस पर रमेश 3000 रुपया दान देने की बात करता है। वहाँ मौजूद अशोक से भी सीमा की सहेलियाँ इस फंड में दान देने की इच्छा के बारे में पूछती है तो अशोक
पूछता है कि आपका लक्ष्य कितने रुपयों का है। इस पर सहेलियां उसे अपना लक्ष्य 2 लाख रुपया बताती है। तब अशोक 3 लाख रुपये का चेक सीमा की सहेली को देकर उस पर अपना नाम लिखकर भंजा लेने की बात करता है। 3 लाख का चेक देख सीमा अपनी सहेलियों से उस चेक को लेकर निहारने लगती है, जिसे देख उसके चाचा आईजी साहब उसे बताते हैं कि यह अशोक हैं और इस शहर के खास प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं। इसके बाद अशोक आईजी से अपने पार्वती मंदिर के विस्तार के लिए अनुमति मांगता है, जिसे आईजी तुरंत दिलवा देता है। अशोक द्वारा 3 लाख रुपया चंदा राष्ट्रीय सुरक्षा फंड में दिए जाने की बात को बार बार याद करते हुए सीमा कार चला रही होती है। तभी उसकी कार से एक बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस पर चारों तरफ से लोग घेर कर सीमा को भला बुरा कहने लगते हैं। तभी वह बच्चा कहता है कि यह गलती उनकी नहीं बल्कि मेरी है। इसके बाद लोग सब वहाँ से हट जाते हैं। सीमा बच्चों का इलाज कराकर वापस उसे उसके कहे अनुसार उस स्कूल में पहुँचाने जाती है जहाँ वह रहता है। वहाँ वह बच्चा अशोक से सीमा का परिचय कराता है। जब अशोक उसके शरीर पर घाव देखता है तब वह कहता है, गलती से मैं इनकी गाड़ी के चपेट में आ गया था, इन्होंने मेरा इलाज भी कराया और यहाँ पहुँचा भी गई हैं। तब सीमा अशोक से इतने सारे बच्चों को लेकर सवाल करती है तो वह कहता है कि प्रत्येक अनाथ बच्चों को वह यहाँ रखकर पालता है और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास करता है। उसकी बातों और काम से प्रभावित होकर सीमा उसे अपने घर बुलाती है। जब सीमा का बर्थडे मनाया जा रहा था तो उस दिन अशोक वहाँ जाकर उससे मिलता है, जिसे देखकर रमेश जल भुन जाता है और धोखे से उसे शराब पिलाने का कुचक्र रचता है। लेकिन वहाँ सीमा के साथ ग्लास बदल जाता है। नशा वाला गिलास सीमा पी जाती है जबकि शरबत वाला गिलास अशोक पी जाता है। अभी यह पार्टी चल ही रही थी कि तभी रमेश के अपराधी गिरोह का वह व्यक्ति जिसने उसे सैनिक ठिकाने का फिल्म बनाने का जिम्मा सौंपा था और बदले में 3 लाख रुपये दिए थे, वो जबरन अपने साथ ले जाता है। रमेश को लेकर अपराधी मैक उसे लेकर बॉस, जिसकी भूमिका अजीत ने निभाई है, के पास आता है। जिस समय ये दोनों वहाँ आते हैं उस समय वह एक लड़की पर दगाबाजी का आरोप लगाते हुए उसे जान से मार देता है। फिर वह रमेश से कहता है कि दगाबाजी का अंजाम क्या होता है यह तो तुमने देख लिया, तुमने भी मेरे साथ दगाबाजी की है। इस पर रमेश कहता है कि दगाबाजी उसने नहीं की है बल्कि यह सब जुगनू के कारण हुआ है। इस पर बॉस कहता है तो उसे यहाँ की हर गतिविधि की जानकारी हो जाती है। इसका मतलब है कि वहाँ मौजूद लोगों में से ही कोई उससे मिला हुआ है। इस पर रमेश कुछ कहना ही चाहता है कि तब महेश द्वारा देशद्रोहियों के अड्डे की जानकारी देने पर जुगनू बॉस के अड्डे पर आ जाता है। जुगनू को देखकर बॉस मैक और रमेश को वहां से जाने के लिए कहता है। जुगनू जब बॉस के निकट से आता है तो बॉस जुगनू से दोस्ती कर साथ साथ धंधा करने की बात करता है। इस पर जुगनू देशद्रोहियों के साथ कोई सादा कार्यक्रम नहीं करने की बात करता है। तब बॉस खुद के धंधे में उसे कमीशन देने की बात करते हुए उसके पीछे जाकर उस अपने हाथ में बगनखा पहन लेता है और पीछे से वार कर जुगनू की जान लेने का प्रयास करता है। लेकिन जुगनू अनजाना बनते हुए भी अंदर से काफ़ी सतर्क रहता है और उसके वार को खाली कर देता है। फिर दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है और जुगनू वहाँ से फरार हो जाने में सफल हो जाता है। रमेश द्वारा सीमा के जन्मदिन की पार्टी में अशोक की जगह सीमा द्वारा शराब पी लेने के बाद जब उसकी हालत खस्ता हाल हो जाती है तब अशोक उसे उसकी बदनामी की डर से उसके घर की जगह अपने घर ले आता है। जब सीमा की नशा टूटती है तो वह अपने नौकर को आवाज़ देती है, लेकिन यह घर अशोक का होने के कारण सीमा की आवाज़ सुन उसकी कोई नौकर उसकी जगह नहीं आता है बल्कि अशोक वहाँ चला आता है और उसे इस बात की जानकारी देता है कि रात में शराब के नशे में धुत होने के कारण इसने उसे उसके घर नहीं पहुंचाकर अपना घर ले आया था। इसके बाद अशोक सीमा को लेकर उसके अंकल के पास पहुंचाने जाता है तो वहाँ पहले ही से रमेश मौजूद रहता है और उसे सीमा और अशोक के विरुद्ध भड़का रहा होता है। लेकिन जब सीमा उस पर उसे शराब देने का आरोप लगाती है तब वह सीमा पर रात भर अशोक के साथ रहकर रंगरेलियाँ बनाने की बात बोलकर बेइज्जत करता है। इस बात पर गुस्सा कर अशोक उसे जोरदार धक्का देकर गिरा देता है और बदचलन करार देता है। इस बात से गुस्सा कर रमेश अपने बॉस के पास आ जाता है और कहता है कि यह सब उसके कारण हुआ, ना उसने अपराधियों को भेजकर उसे पार्टी से उस दिन अपने अड्डे पर बुलाया होता, ना आज यह सोने के अंडा देने वाली चिड़िया सीमा उसके हाथ से निकलती। फिर वह बॉस को उसके धंधे से खुद को अलग करने की बात करता है। तब बॉस उसे इस बात की धमकी देता है कि अभी वह राय बहादुर के यहाँ पोता बनकर रह रहा है, अगर वह इस बात का भेद खोल देगा तो वह कहीं का नहीं रहेगा। तब रमेश हार मानकर बॉस के इशारे पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बॉस उसे सूचना देता है कि डिफेंस की मदद करने के लिए
सीमा ने जो धनराशि जुटाई थी वह उसे लेकर एक भव्य कार्यक्रम कर रही है और इसमें चीफ गेस्ट अशोक को बनाया गया है। फिर वह मैक को रिवॉल्वर देते हुए कहता है कि यह रात अशोक की आखिरी रात होनी चाहिए। इस पार्टी में सीमा अशोक का स्वागत करती है, जबकि अशोक कहता है कि वह तो सिर्फ उसके ही खातिर यहाँ आया है। इस पार्टी में सीमा उसे उसके ही पिता प्रोफेसर श्याम से मिलवाता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, लेकिन श्याम के गुणों की सीमा से चर्चा सुनकर श्याम की तरफ प्रोफेसर आकर्षित होता है। पूरे कार्यक्रम के दौरान वह उसे अपने पास बिठाए रखता है। जब बॉस के इशारे पर यहाँ आया अपराधी मैक और रमेश गोली चलाकर श्याम अशोक की हत्या करना चाहता है, तो वह अपने हाथों में गोली खाकर अशोक की जान बचा लेता है। इस बीच मैक और रमेश सीमा का अपहरण कर ले जाने में सफल होते हैं। जैसे ही अशोक को पता चलता है, वैसे ही वह एक गाड़ी लेकर जुगनू के रूप में उसे बचाने के लिए चल पड़ता है। फिर वह एक पठान का वेश धारण कर उसे बचाकर अपने घर ले आता है। इधर बॉस जुगनू की गाड़ी समझकर ऊपर से इसकी निगरानी हेलीकॉप्टर से करने के दौरान एक फंदा फेंककर रमेश और मैक की कार को उठाकर यह कहते हुए गिरा देता है कि अब जुगनू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस क्रम में उसका ही आदमी मैक और रमेश बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इधर पठान बना जुगनू सीमा से प्यार करने की बात करता है। तब सीमा उसे कहती है कि वह पहले ही अशोक से प्यार करती है। इस पर जुगनू उसे अपनी कार की चाबी दे देता है और यह कहते हुए उसे उसके घर जाने की इजाज़त दे देता है कि वह किसी भी महिला की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वापस आकर सीमा अशोक को यह सारी बात बताते हुए उससे प्यार करने की बात कहती है। फिर दोनों आपस में प्यार करते हुए गाना गाने लगते हैं। इधर सीमा और अशोक प्यार में नई दुनिया बसाने का सपना देख रहे हैं। उधर प्रोफेसर श्याम अशोक के घर पर आकर जब पार्वती की मूर्ति को देखता है, तब उसे उस घटना की याद आ जाती है जब वह पुलिस से बचकर भागने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसके बाद ठीक होने पर घर आने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी पार्वती मर चुकी है और उसका बेटा अशोक अपनी मां की हत्या करने वाले सेठ घनश्याम को मारकर फरार हो गया है। पुलिस उसे तलाश कर रही है और आज न कल उसे पकड़कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देगी, जिससे उसे फांसी तक की सज़ा हो सकती है। इसके बाद वह पार्वती को मूर्ति को तोड़कर गिराने लगता है क्योंकि उसे डर है कि इससे पुलिस को अशोक के विरुद्ध सबूत मिल सकता है। सीमा अशोक को अपनी मां से मिलाने ले जाती है, क्योंकि वह कहती है कि उसके प्यार की अंतिम मुहर उसकी मां ही लगाएगी। फिर वह मां को बुलाने जाती है। इस बीच अशोक वहां सेठ घनश्याम दास की तस्वीर देखता है। वह सेठ घनश्याम दास जिसे बचपन में उसने अपनी मां की हत्या का बदला लेने के लिए मार दिया था। ऐसे में वह सीमा से कैसे शादी कर सकता है, यह सोचकर वहां से भागकर अपने घर चला आता है। यहाँ आकर जब वह प्रोफेसर श्याम को पार्वती की मूर्ति को तोड़ते हुए देखता है, तो उस पर जानलेवा हमला करता है। लेकिन तभी सीमा के चाचा आईजी साहब के वहाँ आ जाने से प्रोफेसर श्याम की जान बच जाती है। इसके बाद वह बच्चों को नाटक करते हुए देखता है और उसमें से जब एक बच्चा जुगनू डाकू होने की बात करता है, तो उसे एक थप्पड़ रसीद कर देता है। तब तक सीमा इस बात से व्याकुल होकर वहाँ चली जाती है कि आखिर अशोक को क्या हुआ जो वह यहाँ से अचानक भाग गया। यहाँ आकर वह चोट खाए बच्चे को अपनी गोद में उठाकर शांत करती है। फिर जब वह अशोक के पास जाती है तो देखती है कि वह अपने हाथ में खिड़कियों के शीशे को तोड़ते हुए उसे घायल कर रहा है। इस पर वह उसे ऐसी हरकत करने को लेकर सवाल करती है। तब वह कहता है कि हर चीज़ बताई नहीं जा सकती, मुझे अकेले रहने की आदत है और मैं अकेले ही रहूँगा, और ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अशोक अपने दोस्त महेश को बुलाकर पार्वती सदन की पूरी जिम्मेदारी उसे उठाने की बात करता है, क्योंकि वह यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है। तब महेश कहता है कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वह इसके पैसे की जुगाड़ के लिए इधर उधर भटकते रहने और पुलिस से बचने जैसे काम अब नहीं कर सकता। तब अशोक कहता है कि पैसे की व्यवस्था वह कर देगा। इसके लिए वह सोना महल में ठीक 12 बजे रात जाकर वहाँ मौजूद बहुमूल्य सुनहरी मछली की चोरी कर इसे स्कूल को चलाने के लिए पैसा की व्यवस्था कर देगा। हालांकि महेश फिर भी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अशोक कहता है कि वह जब एक बार किसी चीज़ को करने की ठान लेता है तो उसे करके ही मानता है। किसी तरह से इस बात की जानकारी बॉस को मिल जाती है और वह पुलिस आईजी को फ़ोन कर बता देता है कि कल रात ठीक 12 बजे जुगनू सुनहरी मछली को चुराने के लिए सोना महल जाएगा। तब आईजी सोना महल पहुंचकर वहां सुनहरी मछली की सुरक्षा में लगे पुलिस और प्रबंधन से जुगनू के वहां जाकर सुनहरी मछली की चोरी करने की बात बताते हैं। लेकिन पुलिस और प्रबंधक दोनों ही इस बात की दुहाई देते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सुनहरी मछली का
किसी के लिए भी यहाँ से ले जाना संभव नहीं है, भले ही वह जुगनू ही क्यों न हो। दूसरी रात ठीक 12 बजे जुगनू एक लुढ़कने वाले डिब्बे में बंद हो जाता है। महेश तथा उसकी पत्नी, जो सर्कस के रिंग मास्टर की बेटी है, वह एक गाना गाते हुए उस बेलनाकार डिब्बे को लुढ़काते हुए सोना महल में मछली की कोठरी के पास पहुंचा देता है और फिर नाच गाना के क्रम में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिससे अशोक उसे डिब्बे से निकलकर सोना महल में प्रवेश कर जाता है। हालांकि यहाँ फिर भी उसे बड़ी कड़ी सुरक्षा दिखती है, लेकिन अशोक यानी जुगनू सामने से नहीं जाकर अब ऊपर से कुछ दूरी से झूमर के सहारे और उसके बाद एक रस्सी के सहारे लटक कर बीचों बीच आकर उस सुनहरी मछली को उठा ले जाता है और किसी चीज़ से उसका संपर्क नहीं होने के कारण जितने भी इलेक्ट्रिक सहित समेत सुरक्षा के उपकरण थे वो सारे धरे रह गए। लेकिन तभी झूमर का एक हिस्सा टूटकर गिरता है। उसकी आवाज़ सुनकर पुलिस उसके पीछे लग जाती है। इस क्रम में वह एक नदी में कूदकर भागता है। हालांकि इससे पहले ही उसके बहाव में पुलिस की गोली लग जाती है, लेकिन वह इस अवस्था में भागते हुए प्रोफेसर श्याम के यहाँ पहुँच जाता है। प्रोफेसर श्याम उसकी हालत देखकर उसे अपने किताब की एक अलमारी में बंद कर छिपा देता है। तब तक पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और प्रोफेसर श्याम से जुगनू के वहाँ आने को लेकर सवाल करती है। प्रोफेसर श्याम दरवाज़ा के बंद रहने और किसी के नहीं आने की बात कहता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को प्रोफेसर श्याम पर भरोसा नहीं होता है और वह चारों तरफ घूम घूम कर वहाँ जुगनू की तलाशी लेती है, कुछ चीज़ जो अशोक यानी जुगनू को पकड़वा सकता है। लेकिन प्रोफेसर श्याम बड़ी सफाई से उससे जुड़े पुलिस के सवाल का जवाब देते हुए पुलिस को वहाँ से लौटा देने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद अशोक प्रोफेसर श्याम के घर से वापस महेश के पास आता है। यहाँ अशोक महेश से पूछता है कि उसकी बाहों में लगी गोली किसने निकलवाई और वह सुनहरी मछली कहाँ है। महेश द्वारा इस बारे में अपनी अभिज्ञता जाहिर करने पर वह इससे लेकर जिरा करने लगता है। तभी सीमा की माँ वहाँ आ जाती है। वह अशोक से पूछती है क्या सीमा बदचलन है। इस पर अशोक उसे एक अच्छी लड़की होने की बात बताता है। तब सीमा की माँ कहती है कि वह तुम्हारे प्यार में मरती है, फिर तुम उसे छोड़कर यहाँ क्यों चले आए। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन अपनी माँ की बात समझकर सीमा से ब्याह कर लो। इस पर अशोक कहता है कि वह उसकी बेटी के मांग में कैसे सुहाग का सिंदूर भर सकता है जिसके पिता की हत्या कर उसने उसकी माँ की सुहाग उजाड़ दी हो। यह सुनकर सीमा की माँ वहाँ से वापस आ जाती है। इस बीच आईजी साहब प्रोफेसर श्याम के घर आ जाते हैं और उसे जुगनू को लेकर सवाल करते हैं। तब प्रोफेसर श्याम जुगनू के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आईजी साहब यह कहते हैं कि जैसे यह कुत्ता यहाँ तक पहुँचा वैसे यह कुत्ता अशोक के पास भी पहुँच जाएगा और तब उसे तो फांसी की सज़ा हो ही जाएगी। यह सुनकर प्रोफेसर श्याम ने आईजी साहब से कहा कि वही रूप बदलकर जुगनू बनता है। तब पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले आती है। दूसरे दिन अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपती है तो अशोक को भी इस पर आश्चर्य होता है कि आखिर कोई व्यक्ति दूसरे को बचाने के लिए खुद सूली पर चढ़ना क्यों पसंद करेगा। उधर सीमा इस बात खबर को पढ़कर प्रोफेसर श्याम से मिलने चली आती है और जुगनू से उसका संबंध पूछती है। जब प्रोफेसर श्याम यह कहते हैं कि वही जुगनू है, तब सीमा कहती है कि आप उसे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि वह जुगनू से मिल चुकी है। इन दोनों की यह बातचीत अभी चल ही रही थी कि तभी श्याम के पिता राय बहादुर वहाँ आ जाते हैं और श्याम से कहते हैं कि जब तुम देश सेवा के लिए लड़ रहे थे तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब तुम इस रूप में मिले हो जब तुम्हारे ऊपर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है, तब मैं तुम्हें बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर वह उसे कहता है क्या उसके खातिर नहीं तो कम से कम वह अपने बेटा अशोक के खातिर ही तो अपना प्रण तोड़कर वहाँ आ सकता था। फिर वह रमेश को उसका बेटा और अपना पोता बताता है। तब प्रोफेसर श्याम कहते हैं कि ना तो रमेश मेरा बेटा है और न ही वह आपका पोता है। इस बीच अशोक वहाँ आ जाता है और सारी बातों को सुन लेता है। दूसरी तरफ रमेश बॉस से मिलने चला जाता है जहाँ वह अपने मासूका के साथ बैठा हुआ है। रमेश बॉस से सारी घटनाओं का जिक्र करता है। इस पर बॉस कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे नकली पिता को जेल तक जाने नहीं दिया जाएगा। तब रमेश बॉस की मासूका और कुछ अन्य अपराधी को एक योजना के तहत प्रोफेसर श्याम को अपने कब्जे में लेने के लिए भेजता है। बॉस की मासूका मृतवत एक सड़क पर लेट जाती है और बगल में एक कार इस प्रकार से लगी रहती है मानो उस गाड़ी से उसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ हो। यह दृश्य देख प्रोफेसर श्याम को अदालत ले जा रही पुलिस अपनी गाड़ी को रोककर घायल बॉस की मासूका को उठाने चली जाती है। तभी वह दो पुलिसकर्मियों पर रिवाल्वर तान कर उसे अपने बस में कर लेती है। इस बीच रमेश भी गोली चलाकर दो पुलिसकर्मियों की जान ले लेता है। तभी वहाँ अशोक यानी असली जुगनू पहुँच जाता है और बॉस की मासूका को अपने गिरफ्त में ले लेता है।
इस बीच रमेश प्रोफेसर श्याम को लेकर गाड़ी से अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। बॉस की मासूका के साथ जब अशोक उसके अड्डे पर आता है तो वह बड़ी चालाकी से अशोक को एक गड्ढे में गिरा देती है। यहाँ अशोक सामने बैठे बॉस को देखता है, जो उससे कहता है कि तुमसे मुझे हिसाब चुकाना है। उसके मुंह से यह शब्द निकलते ही अशोक ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी जान लेने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक असली बॉस वहां आ जाता है और कहता है कि आज तो वह सारा मामला निपटा ही देगा। फिर वह कहता है कि जब वह उसके नकली रूप को नहीं मार सका तो असली रूप को क्या मारेगा। तब तक रमेश प्रोफेसर श्याम को लेकर वहां आ जाता है और दोनों को यह तय करने के लिए कहता है कि दोनों में से पहले कौन मरेगा। जब यह दोनों कोई निर्णय नहीं देता है तो रमेश दोनों ही को एक खंभे से बांध देता है और इलेक्ट्रिक कटर से दोनों की काट कर हत्या करने का प्रयास करता है। सीमा की माँ इस बात की जानकारी जब सीमा को देती है तो पहले वह यह कहकर कुछ भी करने से इनकार कर देती है कि उसने उसके पिता की हत्या की है। तब सीमा की माँ उसे यह बताती है कि उसके पिता ने पहले अशोक की माँ के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और जब उसमें सफल नहीं हुआ तो उसकी जान ले ली। इसके बदले में अशोक ने तुम्हारे पिता की जान ली थी। तब वह वहाँ से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर चली आती है। यहाँ पहुँचकर वह ऊपर से ही गोली चलाकर पहले अशोक के बंधन को खोल देती है और थोड़ी देर बाद प्रोफेसर श्याम के बंधन को भी खोल देती है। फिर सब मिलकर अपराधियों की जमकर पिटाई करते हैं। तब तक पुलिस वहाँ आ जाती है और सबको पकड़कर अदालत में पेश करती है। अदालत में अशोक के बयान पर प्रोफेसर श्याम बरी हो जाता है, लेकिन बॉस और अशोक दोनों को सज़ा हो जाती है। अशोक को 5 वर्ष कैद की सज़ा हो जाती है। जब वह कैद में रहता है तो इस दौरान सीमा उसके पार्वती मंदिर में रहने वाले बच्चों की खैर खबर लेती है और जब 5 वर्ष पूरा होने पर अशोक जेल से बाहर आता है तो सीमा उसका इंतज़ार कर रही होती है। फिर दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं और फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।